तो हेलो एंड मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा है शिजोफ्रेनिया पढ़ा है, अपन ने देखा है डेल्यूजन क्या होता है, डेल्यूजन के टाइप्स वगैरह पढ़े हैं। तो आज अपना जो टॉपिक है इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी क्या होता है, इस चीज को अपन देखेंगे। मैं ईसीटी स्टार्ट करने से पहले तीन वर्ड्स को क्लियर करूंगा। एक बार सीजर्स क्या होता है, कन्वर्जन क्या होता है और एपिलेप्सी क्या होता है। इन तीन चीज को क्लियर करने के बाद अपन स्टार्ट करते हैं ईसीटी क्या होता है। तो फर्स्टली अगर अपन स्टार्ट करते हैं सीजर्स क्या होता है। ईसीटी स्टार्ट करने से पहले इन तीन वर्ड्स को मैं क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद अपन इसी स्टार्ट करेंगे। सीजर्स क्या होता है, कन्वर्जन क्या होता है और एपिलेप्सी क्या होता है। देखो जस्ट ये ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर दो हेमिस्फीयर, एक राइट हेमिस्फीयर और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। इनके अंदर अलग अलग लॉब्स हैं, फ्रंटल लॉब, पेराइटल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब, टेम्पोरल लॉब, अलग अलग लॉब्स हैं। और इन अलग अलग लॉब्स का अलग अलग फंक्शंस हैं जो कि अपनी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, अलग अलग फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सारे लॉब्स, फ्रंटल लोब हुआ, पेराइटल लोब हुआ, ऑक्सीपिटल लोब हुआ और टेम्पोरल लोब हुआ। अगर ब्रेन में कोई दिक्कत आ रही है, मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ कि इन लोब्स में भी दिक्कत आ रही है। जब इन लोब्स में दिक्कत आएगी, मतलब कि ये लोब्स जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं वो फंक्शंस में भी इंपेयरमेंट आएगा, मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद एक जो नॉर्मल है हेल्दी ब्रेन होता है, वो कंट्रोल्ड वे में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करता है। अपना जो एक नॉर्मल हेल्दी ब्रेन है वो कंट्रोल्ड वे में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कर रहा है। अगर यही इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एक्सेसिव, सडन या एबनॉर्मल तरीके से होने लग जाए तो क्या ये एबनॉर्मलिटी कॉज करेगा। जस्ट एन एग्जांपल, अपने घर में लाइट्स आ रही है, नॉर्मल करंट पास हो रहा है, अगर अचानक से हाई वोल्टेज आ जाए तो क्या कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगा, या टीवी उड़ जाएगी, या फ्रिज उड़ जाएगा, या एसी उड़ जाएगी, कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी कॉज होगा। सेम इसी तरीके से हेल्दी ब्रेन में कंट्रोल्ड वे में हेल्दी मैनर में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है, बट यही इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज सडन, एक्सेसिव, एबनॉर्मल एंड हाइपर सिंक्रोनाइज्ड तरीके से अगर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो जाए विद इन द ब्रेन, that is known as seizures. It means what is seizures? It is a neurological disorder characterized by sudden, excessive, abnormal and hyper synchronized electrical discharge within the brain. That is known as seizures. Hyper synchronized मतलब कि hyper यानी ज्यादा और synchronized मतलब कि एक साथ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है ब्रेन के अंदर, that is known as seizures. तो seizures इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे कि ब्रेन है, ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है, सडन, एक्सेसिव, एबनॉर्मल एंड हाइपर सिंक्रोनाइज तरीके से एक साथ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है ब्रेन के अंदर। अब मैंने बोला इस चीज को अपन क्या बोल रहे हैं, सीजर्स बोल रहे हैं। अब ब्रेन के अंदर इस तरीके से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब कि यही इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एबनॉर्मली तरीके से लोब्स के अंदर भी जाएगा, मतलब कि लोब्स के अंदर जाएगा, मतलब कि लोब्स जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उन फंक्शंस में इंपेयरमेंट आएगा। और वही इंपेयरमेंट अपन को कहाँ दिखेगा, अपनी बॉडी पे अपन को दिखेगा। तो कैसा इंपेयरमेंट आएगा, जब एबनॉर्मल हाइपर सिंक्रोनाइज तरीके से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है ब्रेन के अंदर, तो क्या होता है, बॉडी के अंदर जर्की मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं, मसल्स बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, मसल्स स्टिफ हो जाएगी, जर्की मूवमेंट्स होंगे, अनकॉन्शियसनेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सब फंक्शंस रेगुलेट कौन कर रहे हैं, ये लोब्स ही तो कर रहे हैं, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल लोब, ये सब क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट कर रहे हैं। अब इन लोब्स में सडन, एक्सेसिव, एबनॉर्मल, हाइपर सिंक्रोनाइज तरीके से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो चुका है, तो क्या ये अपनी बॉडी के फंक्शंस प्रॉपर्ली रेगुलेट कर पाएंगे, क्या प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं करेंगे तो अपनी बॉडी पे एबनॉर्मलिटी दिखेगी। क्या होगा अपनी बॉडी पे, एबनॉर्मल मसल बिल्कुल स्टिफ हो जाएंगे और अनकंट्रोलेबल झरकी मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे। दैट इज नोन एज कन्वर्जन। मतलब कि ब्रेन के अंदर जो हो रहा है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इसको तो अपन ने सीजर्स बोला है। इस सीजर्स की वजह से बॉडी के अंदर जो इफेक्ट आ रहा है, जो झरकी मूवमेंट्स हो रहे हैं, दैट इज नोन एज कन्वर्जन। तो कन्वर्जन क्या है, अनकंट्रोलेबल झरकी मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर। कन्वर्जन में क्या होता है, अपनी ब्रेन में दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, एक एक्साइटेड न्यूरॉन होता है और एक इनहिबिटरी न्यूरॉन होता है। एक्साइटेड न्यूरॉन नाम से क्लियर है, एक्साइट करेगा ब्रेन सेल्स को, और इनहिबिटरी न्यूरॉन जो कि इनहिबिट करेगा। तो इन दोनों का बैलेंस रहना जरूरी है। एक्साइटेड न्यूरॉन की एक्टिविटी ज्यादा बढ़ गई तो भी दिक्कत, और इनहिबिटरी न्यूरॉन की एक्टिविटी बढ़ गई तो भी दिक्कत। तो कन्वर्जन में क्या होता है, एक्साइटेड न्यूरॉन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। मैंने बोला एक्साइटेड न्यूरॉन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी मतलब कि ब्रेन सेल्स की एक्टिविटी बढ़ेगी। ब्रेन सेल्स की एक्टिविटी बढ़ गई मतलब कि क्या होगा, बॉडी पूरी क्या करेगी, जर्की मूवमेंट स्टार्ट करेगी। मतलब कि जैसे हाथ का मूवमेंट मेरे कंट्रोल में है ना अभी तो, बट जब एक्साइटेड न्यूरॉन की एक्टिविटी बढ़ गई तब ये हाथ का मूवमेंट मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, ये जर्की मूवमेंट स्टार्ट कर लेगा, अनकंट्रोलेबल जर्की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। इवन वॉलेंटरी मसल्स के भी अब वो अपने कंट्रोल में नहीं रहेगी, वॉलेंटरी मसल्स जो कि अपने कंट्रोल में, वो भी अपने कंट्रोल में नहीं रहेगी, और क्या होगा, अनकंट्रोलेबल जर्की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, अनकॉन्शियसनेस हो जाएगी, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा। इस तरीके की चीजें अपन को देखने को मिलेगी किसके अंदर, कन्वर्जन के अंदर। तो एपिलेप्सी क्या होता है, यही कन्वर्जन या सीजर्स के एपिसोड दो या दो से ज्यादा बार या बार बार आ रहा है, दैट इज नोन एज एपिलेप्सी। बात क्लियर हुई। सीजर्स क्या है, ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है एबनॉर्मल तरीके से, दैट इज नोन एज सीजर्स। इन सीजर्स की वजह से बॉडी पे जो इफेक्ट आया
डेट इज नोन एज कन्वर्जन। और यही कन्वर्जन या यही सीजर्स के एपिसोड दो या दो से ज्यादा बार या बार बार आ रहे हैं, डेट इज नोन एज एपिलेप्सी। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो अपन ने सीजर्स देखा। सीजर्स क्या है, मैंने बताया था ना, इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय क्या क्या इसके अंदर देखने को मिलेगा, सडन मतलब कि अचानक से, एक्सेसिव बहुत ज्यादा, एबनॉर्मल एबनॉर्मल तरीके से, हाइपर सिंक्रोनाइज्ड, हाइपर यानी ज्यादा और सिंक्रोनाइज्ड मतलब कि एक साथ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो जा रहा है। कहाँ डिस्चार्ज हो रहा है, विद इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर डिस्चार्ज हो रहा है। दैट इज नोन एज सीजर्स, मतलब कि ब्रेन के अंदर जो चीज हो रही है, इस चीज को अपन ने क्या बोला है, सीजर्स। इन सीजर्स की वजह से बॉडी पे जो इफेक्ट आएगा, दैट इज नोन एज कन्वर्जन। तो कन्वर्जन क्या होता है, तो कन्वर्जन क्या हो रहा है, अनकंट्रोलेबल जर्की मूवमेंट्स हो रहे हैं। मतलब कि सीजर्स, सीजर्स की वजह से जो बॉडी पे इफेक्ट आया, क्योंकि क्या हो रहा था, ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा था, ब्रेन के अंदर हो रहा था, मतलब कि लोब्स के अंदर, लोब्स जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जो अपने बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट कर रहे हैं, उनमें भी दिक्कत आएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, अपने बॉडी के अंदर अनकंट्रोलेबल जर्की मूवमेंट्स अपन को देखने को मिलेंगे। उसके बाद मसल्स क्या हो जाएगी, स्टिफनेस हो जाएगी। स्टिफनेस मतलब कि जैसे ये उंगली अभी नॉर्मल है ना, बिल्कुल स्टिफ हो जाएगी, इस तरीके से मसल्स हो जाएगी। एबनॉर्मल जर्की मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, इस तरीके से स्टिफनेस देखने को मिलेगी। और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब कि पेशेंट क्या होगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, अनकॉन्शियसली रहेगा। ये इस चीज को अपन क्या बोल रहे हैं, कन्वर्जन बोल रहे हैं। कन्वर्जन में क्या हो रहा था, ब्रेन के अंदर दो टाइप के न्यूरॉन हो रहे थे, एक्साइटेड न्यूरॉन और इनहिबिटेड न्यूरॉन। एक्साइटेड न्यूरॉन की एक्टिविटी बढ़ जा रही थी, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स की एक्टिविटी बढ़ रही थी। ब्रेन सेल्स की एक्टिविटी बढ़ेगी मतलब कि क्या होगा, बॉडी पे कंपन होगा, मतलब कि जर्की मूवमेंट स्टार्ट होंगे। ये चीज अपन को बॉडी पे दिखेगी, डेट इज नोन एज कन्वर्जन हुआ। उसके बाद एपिलेप्सी क्या होता है, तो एपिलेप्सी क्या हो रहा है, दो या फिर दो से ज्यादा एपिसोड्स, किसके, सीजर्स या फिर कन्वर्जन के दो या दो से ज्यादा एपिसोड्स आ रहे हैं पेशेंट के अंदर, या बार बार सीजर्स आ रहे हैं, इस चीज को अपन क्या बोल रहे हैं, एपिलेप्सी बोल रहे हैं। तो समझ में कंसेप्ट क्लियर हुआ, सीजर्स क्या होता है, कन्वर्जन क्या होता है और एपिलेप्सी क्या होता है। ब्रेन के अंदर जो हो रहा है, दैट इज सीजर्स। इन सीजर्स की वजह से बॉडी पे जो इफेक्ट आ रहा है, दैट इज नोन एज कन्वर्जन। और यही कन्वर्जन या यही सीजर्स के एपिसोड दो या दो से ज्यादा बार हो जाएंगे, दैट इज नोन एज एपिलेप्सी। यहाँ तक चीज हुआ। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि ईसीटी क्या होता है, इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी क्या होता है। अब अपना जो मेन टॉपिक है वो ईसीटी है। ये थोड़ा सा बेसिक था, बेस था, एक जनरल आइडिया दिया है। अब अपन देखेंगे ईसीटी क्या होता है, कैसे अपन सीजर्स प्रोड्यूस करते हैं आर्टिफिशियली, इस चीज को अपन देखते हैं। तो अब अपन देखते हैं ईसीटी क्या होता है, इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी क्या होता है। इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी इज आल्सो नोन एज फिजिकल थेरेपी, करंट थेरेपी, शॉक थेरेपी और साइकोसोमेटिक थेरेपी। अपन ईसीटी को क्या बोल रहे हैं, फिजिकल थेरेपी बोल रहे हैं, करंट थेरेपी बोल रहे हैं, शॉक थेरेपी और साइकोसोमेटिक थेरेपी अपन इसको बोल रहे हैं। ईसीटी फर्स्ट टाइम यूज्ड इन रोम, कहाँ यूज हुई थी, फर्स्ट टाइम रोम के अंदर यूज हुई थी। कब हुई थी, 1938 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, तो यूगो सर्लेटी एंड लुसिनो बिनी के द्वारा हुई थी। तो ईसीटी फर्स्ट टाइम यूज्ड इन रोम इन 1938 बाय यूगो सर्लेटी एंड लुसिनो बिनी के द्वारा हुई थी। ये चीज अपन देखते हैं, तो इस चीज को अपन लिखते हैं। तो ईसीटी को अपन क्या बोल रहे हैं, फिजिकल थेरेपी बोल रहे हैं, करंट थेरेपी बोल रहे हैं, शॉक थेरेपी बोल रहे हैं और साइकोसोमेटिक थेरेपी भी बोल सकते हैं। ये इतने नाम है ईसीटी के, इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी के। ईसीटी किसने दी है या कहाँ दी है, तो ईसीटी फर्स्ट टाइम कहाँ यूज हुई थी, फर्स्ट टाइम रोम के अंदर यूज हुई थी। कब हुई थी, 1938 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, तो यूगो सर्लेटी एंड लुसिनो बिनी के द्वारा ईसीटी यूज हुई थी। ये चीज अपन ने देखा। अब अपन देखते हैं कि ईसीटी होता है क्या, ईसीटी की डेफिनेशन क्या है, इस चीज को अपन देखते हैं। ईसीटी क्या होता है, इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी क्या होता है, द ग्रैंड सीजर्स या जनरलाइज्ड टोनिक-क्लोनिक सीजर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द शॉक टू ट्रीट अ साइकोलॉजिकल इलनेस। मतलब कि साइकोलॉजिकल इलनेस को ट्रीट करने के लिए अपन ग्रैंड सीजर्स या जनरलाइज्ड टोनिक-क्लोनिक सीजर्स प्रोड्यूस करते हैं, डेट इज नोन एज ईसीटी। क्यों करते हैं, साइकोलॉजिकल इलनेस को ट्रीट करने के लिए, डेट इज नोन एज ईसीटी। मैंने बोला ग्रैंड सीजर्स, ग्रैंड सीजर्स मींस आर्टिफिशियल सीजर्स। आर्टिफिशियली अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स का यूज करके उसमें सीजर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए, डेट इज नोन एज ईसीटी हुआ। ईसीटी जो सीजर्स, मैंने बोला कि सीजर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन सीजर्स के दो फेजेस होती है, प्रोड्यूस करने की दो फेज होती है, एक टोनिक फेज और एक क्लोनिक फेज। टोनिक, टोनिक मतलब कि टोन, मतलब कि मसल्स टोन से रिलेटेड बात कर रहा है। मतलब कि इसके अंदर क्या होगा, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, मसल्स स्टिफनेस देखने को मिलेगी। मसल्स कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हुआ, मसल्स स्टिफ हो गई, बिल्कुल इस तरीके से हाथ हो जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से स्टिफनेस हो जाएगी, डेट इज नोन एज टोनिक। मतलब कि टोन के अंदर क्या, मसल्स टोन से रिलेटेड है, मतलब कि इसके अंदर मसल्स कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होगा, मसल्स स्टिफ हो जाएगी। उसके बाद क्लोनिक, क्लोनिक मतलब कि इसके अंदर क्या हो जाएंगे, सीजर्स स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कि अनकंट्रोलेबल जर्की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा और अनकॉन्शियस यानी पेशेंट क्या होगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, डेट इज नोन एज
क्रोनिक फेज। तो सीजर्स की दो फेजेस हुई, एक टॉनिक और एक क्लोनिक। टॉनिक मतलब टोन मतलब कि मसल्स टोन से रिलेटेड है, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा, मसल्स स्टिफ हो जाएगी। और क्लोनिक में क्या हो जाएंगे, सीजर्स स्टार्ट हो जाएंगे, पूरी बॉडी क्या करेगी, अनकंट्रोलेबल जर्की मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को अपन को मिलेगा। दैट इज नोन एज क्रोनिक फेज। तो इसीलिए क्या होता है, बात समझ में आई। द ग्रैंड सीजर्स या जनरलाइज टॉनिक क्रोनिक सीजर्स अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं टू ट्रीट मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए। दैट इज नोन एज ईसीटी। तो अपन डेफिनेशन की बात करते हैं। तो ईसीटी क्या होता है, इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी क्या होता है, अपने डेफिनेशंस की अपने बात करें। द ग्रैनुलर सीजर्स या फिर जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर्स इज प्रोड्यूस, अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं किसके थ्रू कर रहे हैं, बाय द शॉक टू ट्रीट अ साइकोलॉजिकल इलनेस। साइकोलॉजिकल इलनेस को ट्रीट करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ग्रैनुलर सीजर्स या जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ग्रैनुलर सीजर्स का क्या मतलब होता है, ग्रैनुलर सीजर्स का मतलब होता है आर्टिफिशियल सीजर्स, मतलब कि अपन आर्टिफिशियली सीजर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय प्लेसिंग टू इलेक्ट्रोड्स, मतलब कि दो इलेक्ट्रोड्स का यूज करके अपन क्या कर रहे हैं, ब्रेन में यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स रख रहे हैं, इलेक्ट्रोड का यूज करके अपन आर्टिफिशियली पेशेंट के अंदर सीजर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि उसकी मेंटल इलनेस क्या हो जाए, सही हो जाए। इस चीज को अपन क्या बोल रहे हैं, ईसीटी बोल रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद में फेजेस देखते हैं कि अपन कुछ फेजेस होती है ईसीटी की, कि भाई सीजर्स की फेजेस होती है, क्या फेजेस होती है, जैसे मैंने बताया था टॉनिक और क्रोनिक। तो अपन फेजेस की बात करते हैं, फेजेस में क्या देखने को मिलता है, ये अपन ने फेजेस की बात की है कि दो फेज देखने को मिलते हैं, एक टॉनिक और एक क्लोनिक। टॉनिक में क्या होता है, टोन मतलब कि मसल्स टोन से रिलेटेड है, तो क्या होगा यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और इसके अंदर मसल्स में क्या होगा, स्टिफनेस देखने को मिल जाएगी, बिल्कुल जकड़ जाती है मसल्स, क्या होती है, जकड़ जाती है मसल्स, स्टिफनेस अपन को देखने को मिलेगी टोनिक फेज में। और क्रोनिक फेज में क्या हो जाएगा, सीजर्स स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कि जर्की मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे और पेशेंट क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। बिल्कुल देखा है ना अपन को, जैसे बोलते हैं ना हिंदी में तान आती है, कैसे बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे झकड़ जाती है, बिल्कुल आंखें ऊपर चली जाती है, बिल्कुल बॉडी क्या करती है, कंपन करती है, कांपती है। इस तरीके से अपन को देखने को मिलता है। ये चीज अपन ने फेजेस देखी है सीजर्स की। ठीक है, तो अभी तक अपन ने देखा कि भाई ईसीटी क्या होता है, इसको फिजिकल थेरेपी, करंट थेरेपी, शॉक थेरेपी और साइकोसोमेटिक थेरेपी बोलते हैं। फर्स्ट टाइम रोम के अंदर यूज हुई थी, कब हुई थी, 1938 में हुई थी। इसके द्वारा हुई थी तो यूगो सर्लेटिन लुसिनो बिनी के द्वारा हुई थी। ईसीटी की डेफिनेशन की अपन ने बात करें, ईसीटी क्या होता है, ग्रैंड सीजर, ये जनरलाइज टॉनिक क्रोनिक सीजर इज प्रोड्यूस्ड बाय द शॉक to treat a psychological illness, that is known as ECT हो गया। ग्रैनुलर सीजर्स में आर्टिफिशियल सीजर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रेसिंग टू इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड का यूज करके अपन आर्टिफिशियली सीजर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ECT हो गया। उसके बाद मैंने फेजेस की बात की, सीजर्स की दो फेजेस होती है, एक टॉनिक और एक क्लोनिक। टोन मतलब कि मसल टोन से रिलेटेड है, मसल टोन का मैं मतलब थोड़ा सा समझाऊं, जैसे कि अपनी स्किन है ना, एडल्ट की स्किन ऐसे खींचोगे तुरंत नॉर्मल पोजीशन में नॉर्मल वे में आ जाएगी, बट अगर अपने दादा दादी की स्किन टोन की देखो, दादा दादी की स्किन को ऐसे खींचना, बहुत धीरे धीरे वो नॉर्मल पोजीशन में आएगी। मतलब कि क्या, अपनी मसल्स टोन अच्छी है, अपने दादा दादी की मसल्स टोन क्या पुअर है, बात समझ आए। तो मसल्स टोन का मतलब ये होता है। तो टोन मतलब टोनिक जब भी वर्ड आएगा, टोन मसल्स टोन से रिलेटेड है, मतलब कि मसल्स कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और स्टिफनेस देखने को मिलेगी टोन। और क्रोनिक में क्या हो जाएगा, सीजर्स स्टार्ट हो जाएंगे, जर्की मूवमेंट्स, इससे मसल्स एकदम स्टिफ होकर जर्की मूवमेंट्स और स्टिफनेस देखने को मिलेगी, दैट इज क्रोनिक फेज हुआ। यहाँ तक बात किया। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपन करंट देंगे, इलेक्ट्रोड्स का यूज करके करंट देंगे। तो मैं एक बार करंट की बात करता हूँ कि अपन क्या कैसे करंट देते हैं, कितनी क्वांटिटी में देते हैं, कितना ड्यूरेशन देता है, क्या फ्रीक्वेंसी होती है। एक बार अपन करंट की बात करते हैं, कितना करंट देते हैं अपन। तो अपना नेक्स्ट अपन देखते हैं कि क्या क्या चीज देते हैं अपन। तो अब मैं बात करता हूँ करंट की, कि भाई अपन करंट क्या क्या देते हैं। जनरली जनरली 70 से 130 वोल्ट इज गिवन टू द पेशेंट, 70 टू 130 वोल्ट इज गिवन टू द पेशेंट। ध्यान से सुनना इस चीज को, जनरली 70 टू 130 वोल्ट इज गिवन टू द पेशेंट। इफ पेशेंट हैव लिथियम थेरेपी, so scissors may be late, then we increase the current up to 130 to 150 वोल्ट। बात समझ में आई। जनरली अपन 70 से 130 वोल्ट देते हैं, अगर पेशेंट लिथियम थेरेपी ले रहा है तो सीजर्स लेट आते हैं, इसलिए अपन 130 से 150 वोल्ट बढ़ाते हैं या बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। अब वापस ध्यान से सुनना, जनरली लिथियम, अपन ने बोला ना लिथियम अगर देंगे तो अपन करंट बढ़ाते हैं। लिथियम क्या करता है, लिथियम डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ ईसीटी। लिथियम क्या करेगा, ईसीटी के इफेक्ट को डिक्रीज कर लेता है एंड इंटरफेयर इन सीजर्स मैकेनिज्म, और सीजर्स का मैकेनिज्म में इंटरफेयर करता है। दैट्स व्हाई वी स्टॉप द लिथियम बिफोर या प्रायर टू गिविंग ईसीटी, 2 डेज प्रायर टू गिविंग ईसीटी, मतलब कि ईसीटी देने से 2 दिन पहले अपन लिथियम को स्टॉप कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि लिथियम क्या करेगा, ईसीटी के इफेक्ट को डिक्रीज कर देगा और सीजर्स का मैकेनिज्म में क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, ईसीटी को स्टॉप, सॉरी लिथियम को स्टॉप कर लेते हैं 2 डेज प्रायर टू गिविंग ईसीटी। ईसीटी देने के 2 दिन पहले लिथियम को अपन को स्टॉप करना होता है, वरना ये ईसीटी के इफेक्ट को कम कर देगा और सीजर्स के मैकेनिज्म इंटरफेयर करेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। तो जनरली अपन क्या कर रहे हैं, 70 से 30 वोल्ट दे रहे हैं। इफ पेशेंट है लिथियम थेरेपी तो सीजर्स में भी लेट, देन वी इंक्रीज द करंट अप टू 130 टू 150 वोल्ट अपन
देंगे। और मैं इसमें एग्जैक्टनेस की बात करूंगा, अगर एक सिंगल आंसर देना है तो अपन क्या देंगे, मैंने 70 से 130 ही बताया, 130 से 150 वोल्ट ही बताया। एग्जैक्ट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो 110 वोल्ट अपन देते हैं एग्जैक्ट आंसर की। अगर रेंज की बात करते हैं तो रेंज के 70 टू 130 वोल्ट अपन को प्रायोरिटी देनी है। और अगर एग्जैक्टनेस की बात करते हैं तो 110 वोल्ट अपन देते हैं। यहाँ तक बात समझ में? ये तो मैंने करंट की बात करी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि अपन क्वांटिटी क्या देते हैं, कितनी क्वांटिटी में अपन वो करंट देंगे। तो 200 से 1600 मिली एम्पियर की क्वांटिटी में अपन ये करंट देते हैं, 200 से 1600 मिली एम्पियर। अगर मैं इसमें भी एग्जैक्टनेस के बारे में बात करूँ तो 800 मिली एम्पियर की क्वांटिटी अपन देंगे। क्वांटिटी की बात करी, उसके बाद मैं बात करता हूँ ड्यूरेशन की बात करता हूँ कि कितना ड्यूरेशन अपन देंगे। तो अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 0.6 टू 1.2 सेकंड का ड्यूरेशन अपन ईसीटी में देते हैं। इफ सीजर्स इज नॉट प्रोड्यूस इन दिस ड्यूरेशन देन ड्यूरेशन विल बी चेंज अप टू 1.5 सेकंड। मतलब कि जनरली 0.6 टू 1.2 सेकंड का अपन ड्यूरेशन रखते हैं। अगर सीजर्स इसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होते तब अपन 1.5 सेकंड तक बढ़ा सकते हैं, बट इससे ज्यादा अपन 1.5 सेकंड से ज्यादा अपन ईसीटी का ड्यूरेशन नहीं रखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद अपन बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। मैंने करंट की बात करी, मैंने क्वांटिटी की बात करी, मैंने ड्यूरेशन की बात करी। उसके बाद मैं बात करता हूँ फ्रीक्वेंसी की, कि अपन क्या फ्रीक्वेंसी देंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स देंगे। तो ईसीटी इट इज गिवन 3 टाइम्स इन अ वीक। वीक के अंदर 3 टाइम्स देंगे, मतलब कि वीक के जैसे कि मंडे को दिया, वीक के अंदर 3 टाइम्स देंगे और वन वन अल्टरनेट डे पे देंगे। जैसे कि मंडे को दिया, उसके बाद ट्यूसडे को देंगे, वेनसडे को देना, उसके बाद थर्सडे को देगा, फ्राइडे को देना। इट मीन इजीली गिवन 3 टाइम्स इन अ वीक ऑन वन अल्टरनेट डे पे। एक अल्टरनेट डे पे देनी होती है और वीक में 3 बार देनी होती है ईसीटी। इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो डिप्रेशन में अपन ईसीटी, डिप्रेशन में अपन ईसीटी कितनी बार देते हैं, तो 6 से 8 टाइम ईसीटी अपन डिप्रेशन में देते हैं, 6 से 8 टाइम। शिजोफ्रेनिया में अपन ईसीटी कितनी बार देते हैं, तो 8 से 12 टाइम ईसीटी अपन देते हैं शिजोफ्रेनिया में। अगर मैं क्रोनिक शिजोफ्रेनिया की बात करूं तो क्रोनिक शिजोफ्रेनिया में ईसीटी कितनी बार देते हैं, तो 20 से 25 टाइम ईसीटी देते हैं। तो अगर मैं एवरेज की बात करूं, अब एवरेज पूछे तो क्या बोलेंगे, तो कितने टाइम अपन एवरेज अगर बात करें कितने टाइम ईसीटी दे सकते हैं, तो अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 6 से 12 टाइम्स अपन एवरेज ईसीटी दे सकते हैं। और मैक्सिमम की बात करूं कि मैक्सिमम ईसीटी कितने बार दे सकते हैं, तो मैक्सिमम ईसीटी अपन 20 से 25 टाइम दे सकते हो। और इसमें भी एग्जैक्टनेस की मैं बात करूं तो 25 टाइम ईसीटी अपन एग्जैक्ट दे सकते हैं मैक्सिमम। यहाँ तक बात समझ में आई? तो एवरेज ईसीटी कितनी बार दे सकते हैं, 6 से 12 टाइम्स दे सकते हैं। और मैक्सिमम ईसीटी कितनी बार दे सकते हैं, 20 से 25 टाइम। और एग्जैक्ट बोले तो 25 टाइम अपन ईसीटी दे सकते हैं। ये चीज अपन ने बात करी है करंट की। इस चीज को अपन एक बार लिखते हुए देख लेते हैं वापस। तो ये बात समझ आई। फर्स्ट मैंने क्या बोला था, जनरली अपन कितना दे रहे हैं, 70 से 130 वोल्ट इज गिवन टू द पेशेंट। पेशेंट को कितना अपन दे रहे हैं, 70 से 130 वोल्ट दे रहे हैं। इफ पेशेंट है लिथियम थेरेपी, अगर पेशेंट को अपन लिथियम थेरेपी दे रहे हैं तो सीजर्स से आएंगे लेट, आएंगे सीजर्स में भी लेट। तब अपन क्या करेंगे, देन वी इंक्रीज द करंट अप टू 130 टू 150 वोल्ट अपन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अगर इसमें भी एग्जैक्टनेस की बात करो, एग्जैक्ट अपन कितना देंगे, तो एग्जैक्ट अपन 110 वोल्ट अपन देते हैं। एग्जैक्ट अपन 110 वोल्ट दे सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो, ये चीज है। उसके बाद देखते हैं लिथियम क्या कर रहा है। लिथियम डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ ईसीटी। लिथियम क्या करेगा, ईसीटी के इफेक्ट को कम कर रहा है। और क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है किसके अंदर, सीजर्स का जो मैकेनिज्म है ना, सीजर्स प्रोड्यूस करने का, इस मैकेनिज्म में क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। इसलिए अपन ने क्या किया, लिथियम को स्टॉप कर दिया। लिथियम को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। कब, 2 डेज प्रायर, 2 डेज प्रायर टू गिविंग ईसीटी। मतलब कि ईसीटी देने के 2 दिन पहले अपन क्या करेंगे, लिथियम को स्टॉप कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आई, ये चीज देखा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ क्वांटिटी की, अपन क्या क्वांटिटी देंगे, तो क्वांटिटी की बात करूं तो कितनी क्वांटिटी अपन दे रहे हैं, 200 से 1600 मिली एम्पियर की अपन क्वांटिटी, 200 से 1600 मिली एम्पियर की अपन क्वांटिटी दे रहे हैं। और इसमें एग्जैक्टनेस की बात करूं तो 800 मिली एम्पियर की अपन क्या करेंगे, क्वांटिटी देंगे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ड्यूरेशन की, भाई क्या ड्यूरेशन देंगे अपन, तो अगर ड्यूरेशन की अगर बात करें तो कितना ड्यूरेशन अपन देते हैं, 0.6 टू 1.2 सेकंड का अपन ड्यूरेशन देते हैं। और अगर इस ड्यूरेशन में भी अगर सीजर्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं तो अपन मैक्सिमम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। कितना बढ़ा सकते हैं, 1.5 सेकंड तक अपन ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक बात देखिए। उसके बाद अपन देखते हैं फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि कितने बार अपन ईसीटी को देंगे। इस चीज को देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूँ, 3 टाइम्स इन अ वीक, वीक के अंदर क्या 3 बार दे रहे हैं, वीक के अंदर 3 टाइम्स देंगे। और कब देंगे, ऑन वन अल्टरनेट डे पे, एक अल्टरनेट डे पे अपन ये चीज देंगे। उसके बाद अगर मैं डिप्रेशन की बात करूँ, डिप्रेशन में अपन 6 से 8 टाइम्स ईसीटी देंगे। कितनी बार, 6 से 8 टाइम ईसीटी देंगे। अगर मैं शिजोफ्रेनिया की बात करूँ तो शिजोफ्रेनिया में 8 से 12 टाइम अपन ईसीटी देते हैं। और मैं क्रोनिक शिजोफ्रेनिया की बात करूँ तो 20 से 25 टाइम ईसीटी देते हैं। अब इतने टाइम से अगर अपन ईसीटी देते हैं, क्वेश्चन पूछेगा एवरेज ईसीटी कितनी बार देते हैं अपन, तो अगर एवरेज ईसीटी अपन बोले
तो 6 से 12 टाइम अपन एवरेज ईसीटी देते हैं और मैक्सिमम ईसीटी कितनी बार देते हैं, तो मैक्सिमम ईसीटी 20 से 25 टाइम देते हैं। और मैं एग्जैक्टनेस की बात करूं तो 25 टाइम ईसीटी अपन एवरेज मैक्सिमम ईसीटी कितनी बार देते हैं, 25 टाइम्स अपन दे सकते हैं, 25 बार। यहाँ तक बात समझ रहे हैं? तो अपन एवरेज और मैक्सिमम लिख रहे हैं, तो एवरेज अपन कितने बार दे रहे हैं, 6 से 12 टाइम अपन दे रहे हैं, और मैक्सिमम अपन कितने बार दे रहे हैं, 25 टाइम्स दे रहे हैं। तो यहाँ तक अपन ने देख लिया है। अभी तक अपन ने क्या क्या देखा है, अभी तक अपन ने देखा है कि भाई सीजर्स, कन्वर्जन और एपिलेप्सी में क्या डिफरेंस है, ये चीज देखा है। उसके बाद अपन ने देखा है कि भाई ईसीटी है, तो भाई ईसीटी के अंदर क्या हो रहा है, ईसीटी तो क्या क्या बोलते हैं, ये चीज देखा, उसके नाम देखे, ईसीटी को किसने दिया है, कहाँ दिया है, कब दिया है, ये चीज देखा। उसके बाद अपन ने क्या किया, ईसीटी की डेफिनेशन देखी है, भाई डेफिनेशन क्या होती है ईसीटी की। उसके बाद अपन ने यहाँ पे सीजर्स के फेजेस देखे कि भाई सीजर्स क्या होता है। उसके बाद अपन ने करंट की बात करी कि भाई क्या करंट देते हैं, कितना अमाउंट में करंट अपन देते हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अपन को लिथियम क्या करता है, डिक्रीज करता है, किसके इफेक्ट को डिक्रीज करता है, ईसीटी के इफेक्ट को डिक्रीज करता है और इंटरफेयर करता है सीजर्स का मैकेनिज्म है। दैट्स व्हाई वी स्टॉप द लिथियम 2 days प्रायर टू गिविंग ईसीटी। ये मतलब लिथियम को कब स्टॉप करना चाहिए, ईसीटी देने से 2 दिन पहले स्टॉप करना चाहिए। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन उठ सकता है यहाँ से, बात क्लियर। और जहाँ एग्जैक्ट और क्वेश्चन उठने के जो डाटा है कि भाई कितना अमाउंट में करंट देंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, ये सब चीजें भी क्वेश्चन उठ सकती है कि भाई एवरेज ईसीटी कितनी बार देते हैं, 6 से 12 टाइम देते हैं, मैक्सिमम ईसीटी कितनी बार दे सकते हैं, 20 से 25 टाइम ईसीटी दे सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकते हैं। यहाँ तक देखा। अब अपन बात करते हैं इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ ईसीटी, कि कहाँ कहाँ ईसीटी, किन किन कंडीशंस में ईसीटी देनी चाहिए और किन किन कंडीशंस में ईसीटी नहीं देनी चाहिए। इन चीजों की अपन बात करते हैं, इंडिकेशंस क्या है और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है। इंडिकेशंस की मैं बात करता हूँ।